स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। ला नीना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, ला नीना घटनाओं के दौरान व्यापारिक पवन सामान्य से अधिक तेज होती है, जो अधिक गर्म जल को एशिया की ओर प्रवाहित करती है। बी, इससे दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय पश्चिमी तट के साथ सतह महासागर का जल का तापमान शीत हो जाता है। सी, ला नीना वर्ष भारत में वर्षा में वृद्धि से जुड़ा हुआ है। डी, ला नीना की समयावधि 1 वर्ष से अधिक नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ला नीना घटनाओं के दौरान व्यापारिक पवन सामान्य से अधिक तेज होती हैं, जो अधिक गर्म जल को एशिया की ओर प्रवाहित करती हैं। इससे दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय पश्चिमी तट के साथ सतह महासागर का जल का तापमान शीत हो जाता है। ला नीना आमतौर पर पूरे भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में वर्षा की अधिक मात्रा से जुड़ा हुआ है। अल नीनो के विपरीत ला नीना की समयावधि 1 से 3 वर्ष के बीच रह सकती है, जो आमतौर पर 1 वर्ष से अधिक नहीं होती है। अतः विकल्प डी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक यानी CFPI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. CFPI एक परिभाषित जनसंख्या समूह द्वारा उपभोग किए जाने वाले खाद्य उत्पादों की खुदरा कीमतों में बदलाव का एक उपाय है। 2. CFPI को केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा 3 श्रेणियों ग्रामीण, शहरी और संयुक्त के लिए जारी किया जाता है। 3. विश्व स्तर पर खाद्य मूल्य सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी किया जा रहा है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक यानी CFPI उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक आधार वर्ष के संदर्भ में किसी दिए गए क्षेत्र में परिभाषित जनसंख्या समूह द्वारा उपभोग किए जाने वाले खाद्य उत्पादों की खुदरा कीमतों में बदलाव का एक उपाय है। अतः कथन 1 सही है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय मई 2014 से अखिल भारतीय आधार पर 3 श्रेणियों ग्रामीण, शहरी तथा संयुक्त के लिए अलग अलग CFPI जारी करता है। अतः कथन 2 सही है। वैश्विक स्तर पर खाद्य मूल्य सूचकांक संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी किया जा रहा है। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह की परिकल्पना अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे के हिस्से के रूप में की गई है? 1. बंदर अब्बास, 2. बंदर अंजाली, 3. अस्त्रखान, 4. कोची। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, 2 और 3, डी 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी केवल 1, 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा यानी INSTC यह भारत और फारस की खाड़ी को रूस तथा उत्तरी यूरोप से जोड़ने वाला एक मल्टी मॉडल परिवहन नेटवर्क है। इस गलियारे में फारस की खाड़ी और कैस्पियन क्षेत्र के बंदरगाहों के साथ साथ सड़क तथा रेल मार्ग भी शामिल है। INSTC समुद्र के रास्ते मुंबई से ईरान के बंदर अब्बास तक, बंदर अब्बास से कैस्पियन सागर पर एक ईरानी बंदरगाह बंदर अंजाली तक, सड़क मार्ग से कैस्पियन सागर के पार जहाज द्वारा बंदर अंजाली से अस्त्रखान तक, रूसी संघ में एक कैस्पियन बंदरगाह और आगे रेल द्वारा रूसी संघ तथा यूरोप के अन्य हिस्सों तक माल की आवाजाही की परिकल्पना करता है। अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और भू राजनीति में रणनीतिक स्वायत्ता शब्द का क्या अर्थ है? ए, रक्षा और सुरक्षा के लिए एक ही सहयोगी पर पूरी निर्भरता। बी, किसी राष्ट्र की अपनी विदेश नीति के निर्णयों को स्वतंत्र रूप से तैयार करने और क्रियान्वित करने की क्षमता। सी, एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के प्रभाव को संतुलित करने हेतु सैन्य गठबंधन बनाने का अभ्यास। डी, संरक्षणवादी व्यापार नीतियों के माध्यम द्वारा आर्थिक आत्मनिर्भरता की खोज। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। रणनीतिक स्वायत्ता किसी राष्ट्र की स्वतंत्र रूप से अपनी विदेश नीति निर्णयों को तैयार करने और निष्पादित करने की क्षमता को दर्शाती है। यह राष्ट्र को अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने और अन्य राज्यों द्वारा किसी भी तरह से प्रतिबंधित किए बिना अपनी पसंदीदा विदेश नीति अपनाने में सक्षम बनाता है। वास्तव में रणनीतिक स्वायत्ता का अभ्यास एक राज्य के पास मौजूद शक्ति क्षमताओं और एक विशेष ऐतिहासिक युग में अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की संरचना का एक कार्य है। अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस अधिनियम ने खाद्य सुरक्षा और मानकों से संबंधित सभी मामलों के लिए एकल संदर्भ बिंदु स्थापित किया। 2. इस अधिनियम ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। 3.
खाद्य सुरक्षा और मानक नियम 2011 खाद्य सुरक्षा अपीली न्यायाधिकरण तथा अपीली न्यायाधिकरण के रजिस्ट्रार का प्रावधान करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, केवल 1 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 ने बहुस्तरीय बहुविभागीय नियंत्रण से आदेश की एकल पंक्ति में स्थानांतरित होकर खाद्य सुरक्षा और मानकों से संबंधित सभी मामलों के लिए एकल संदर्भ बिंदु स्थापित किया, अतः कथन 1 सही है। FSSAI खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत स्थापित एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है, अतः कथन 2 सही नहीं है। खाद्य सुरक्षा और मानक नियम 2011 खाद्य सुरक्षा अपीली न्यायाधिकरण तथा अपीली न्यायाधिकरण के रजिस्ट्रार जैविक भोजन के लिए खाद्य सुरक्षा मानकों का प्रावधान करता है, साथ ही खाद्य विज्ञापन को नियंत्रित करता है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. डेबिट और क्रेडिट कार्ड दोनों कार्ड धारकों को नकदी प्राप्त करने की अनुमति देते हैं। 2. क्रेडिट कार्ड केवल बैंकों द्वारा जारी किए जाते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता कार्ड धारकों को सामान्य क्रेडिट लाइन के अलावा दूसरी कैश लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान कर सकता है। यह कार्ड धारकों को नगद अग्रिम के रूप में एटीएम, बैंक टेलर या क्रेडिट कार्ड सुविधा जांच के माध्यम द्वारा नकदी तक पहुंचने की अनुमति देता है। डेबिट कार्ड का उपयोग करके नगद निकासी तत्काल होती है, अतः कथन 1 सही है। क्रेडिट कार्ड बैंकों, स्टोरों या अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी किए जा सकते हैं, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन यानी ओपेक का सदस्य नहीं है? ए ईरान, बी इराक, सी ओमान, डी वेनेजुएला। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, ओमान। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन यानी ओपेक 12 तेल निर्यातक विकासशील देशों का एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन ओपेक है, जो अपने सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय और एकीकरण करता है। ओपेक का गठन वर्ष 1960 में इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला द्वारा किया गया था। ओमान ओपेक का सदस्य नहीं है। ओमान ओपेक प्लस देशों का हिस्सा है। ओपेक प्लस एक बड़ा समूह है जिसमें ओपेक सदस्यों के अलावा 10 अन्य प्रमुख तेल उत्पादक देश शामिल हैं, जैसे रूस, ओमान, मेक्सिको, कजाकिस्तान आदि। ओपेक सचिवालय ओपेक का कार्यकारी अंग है। वियना में स्थित ओपेक सचिवालय इसके मुख्यालय के रूप में भी कार्य करता है, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, हरित हाइड्रोजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. जल को उसके घटकों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करने के लिए नवीकरणीय बिजली का उपयोग करके इलेक्ट्रोलाइजर के साथ ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है। 2. इसका प्रत्यक्ष उपयोग नहीं किया जा सकता है और इसे हरित अमोनिया, हरित मेथनॉल या अन्य ई ईंधन के उत्पादन के लिए आगे संसाधित किया जाना चाहिए। 3. राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य प्रतिवर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ग्रीन हाइड्रोजन जल को उसके घटकों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करने के लिए नवीकरणीय बिजली का उपयोग करके इलेक्ट्रोलाइजर के साथ ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है, अतः कथन 1 सही है। हरित हाइड्रोजन को या तो सीधे उपयोग किया जा सकता है या संश्लेषण प्रक्रियाओं के माध्यम से हरित अमोनिया, हरित मेथनॉल या अन्य ई ईंधन में आगे संसाधित किया जा सकता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य प्रतिवर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास करना है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रों द्वारा स्वर्ण भंडार रखने के क्या कारण हो सकते हैं? ए. मुद्रा स्थिरता बनाए रखना। 2. राष्ट्र की साख बढ़ाना। 3. अन्य परिसंपत्तियों के मूल्य में उतार चढ़ाव से जुड़े जोखिमों को कम करना। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, 1, 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। स्वर्ण भंडार हालांकि सोने के मानक का अब व्यापक रूप से उपयोग नहीं किया जाता है, फिर भी कुछ देश स्वर्ण भंडार को मुद्रा स्थिरता बनाए रखने के साधन के रूप में देखते हैं। सोने के भंडार की मौजूदगी से किसी देश की साख को बढ़ावा मिलने के साथ वैश्विक आर्थिक प्रणाली में उसकी स्थिति प्रभावित हो सकती है। सोना एक मूर्त संपत्ति है। इसे अपने भंडार में रखकर कोई देश अपने समग्र पोर्टफोलियो में विविधता ला सकता है। यह विविधीकरण अन्य परिसंपत्तियों के मूल्य में उतार चढ़ाव से जुड़े जोखिमों को कम करने में सहायक हो सकता है, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1.
यह भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है जो 2002 के प्रतिस्पर्धा अधिनियम को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। 2. आयोग एक अर्ध न्यायिक निकाय है जो वैधानिक अधिकारियों को राय देता है। 3. आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाएगी। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के उद्देश्यों को लागू करने के लिए उत्तरदायी है। इसका विधिवत गठन मार्च 2009 में किया गया था, अतः कथन 1 सही है। यह आयोग एक अर्धन्यायिक निकाय है जो वैधानिक अधिकारियों को सलाह देने के साथ अन्य मामलों को भी देखता है। इसके अध्यक्ष और अन्य सदस्य पूर्णकालिक होते हैं, अतः कथन 2 सही है। इस आयोग में एक अध्यक्ष तथा 6 सदस्य होते हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. जीआई खाद्य पदार्थों के सुपाच्य कार्बोहाइड्रेट के रक्त शर्करा पर प्रभाव का एक माप है। 2. जो कार्बोहाइड्रेट पाचन के दौरान तेजी से टूट जाते हैं उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? यह सही है। A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D ना तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ग्लाइसेमिक इंडेक्स खाद्य पदार्थों के सुपाच्य कार्बोहाइड्रेट के रक्त शर्करा पर प्रभाव का एक माप है, अतः कथन 1 सही है। तुलना के लिए ग्लूकोज का जीआई 100 निर्धारित किया गया है तथा अन्य खाद्य पदार्थों का जीआई इसके प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट पाचन के दौरान तेजी से टूटते हैं उनमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स अधिक होता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। ये उच्च जीआई कार्बोहाइड्रेट जैसे पके हुए आलू अपने ग्लूकोज को तेजी से रक्त में छोड़ते हैं। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। सैगिंग क्षेत्र कभी कभी समाचारों में देखा जाता है। यह स्थित है A म्यांमार, B मलेशिया, C वियतनाम, D थाईलैंड। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।